हेलो, जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। अपन पिछले क्लास में क्या मतलब कहाँ तक पढ़े थे? कोशिका में। तो कोशिका के प्रकार पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक के टाइप्स, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार। उसके बाद फिर मतलब कोशिका के स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना। चलिए, यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। आज क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल के मतलब यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार। कितने प्रकार हो? 2 प्रकार के होते हैं। पादप कोशिका, पादप कोशिका जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लांट सेल, और दूसरा जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, एनिमल सेल। सीधे दोनों में डिफरेंस कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दोनों हम डिफरेंस का बात कर लेते हैं कि जहां से क्वेश्चन भी आएगा। पहला डिफरेंस क्या है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में क्या, प्लास्टिड, प्लास्टिड लवक प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट यानी कि प्लास्टिक लवक प्रेजेंट है। इसी कारण, इसी प्लास्टिड के कारण जिससे क्या होता है, पौधे में रंग की प्राप्ति होते हैं, जिससे पौधों को अलग अलग रंग की प्राप्ति होती है, रंग की प्राप्ति होती है, ठीक है, होती है। यहाँ प्लास्टिड प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या होगा, जंतु कोशिका में प्लास्टिड अब्सेंट, प्लास्टिड अब्सेंट, ठीक। दूसरा, दूसरा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं सेल वॉल, इंग्लिश वाले को लिए सेल वॉल, ये कहाँ प्रेजेंट होती है। जब इसी कारण कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, इसी कारण पौधा क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड होती है, कठोर होती है। जबकि यहाँ पर सेल वॉल क्या है, अब्सेंट है, सेल वॉल अब्सेंट। इसका मतलब अब्सेंट है, या मतलब या इसका मतलब प्रेजेंट है। तीसरा क्या, तीसरा है रसधानी जिसको बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। तीसरा क्या है, वैक्यूल, वैक्यूल जिसको बोलते हैं रसधानी। रसधानी दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट में रसधानी बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट में जो अवशिष्ट पदार्थ होगा ज्यादा होगा, इसलिए रसधानी उसको स्टोर करेगी, इसलिए प्लांट में रसधानी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ बड़ा होगा और संख्या सिर्फ 1 होगा, ठीक है, यहाँ बड़ा और नंबर 1 होगा, संख्या 1। जबकि यहाँ पर प्लांट एनिमल सेल में क्या होगा, वैक्यूल, छोटा वैक्यूल जिसको बोलते हैं रसधानी, क्या होता है, यहाँ पर छोटा होता है, छोटा, और संख्या, संख्या 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा। स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, स्ट्रक्चर से एग्जाम में उतना आएगा भी नहीं, बस अंतर में 2-4 अंतर पूछ लेता है कभी कभार, इसलिए अंतर बता रहा हूँ। चलिए आगे लिखिए इसको और फिर साफ करते हैं। चलिए साफ करें, चलिए साफ करते हैं, लिख लिए। उसके बाद क्या होगा कि प्लांट में जो स्टोर्ड फूड है, संचित मतलब भोजन है, स्टोर्ड है, ठीक है। स्टोर्ड फूड क्या होता है प्लांट का, प्लांट सेल का स्टोर्ड फूड क्या है, बता सकते हैं कोई? तो प्लांट का स्टोर्ड फूड, ठीक है,
स्टोर्ड फूड प्लांट में, प्लांट सेल में क्या आएगा? स्टोर्ड फूड प्लांट सेल का, इसको कहेंगे स्टार्च या मंड। स्टार्च या मंड यानी कि प्लांट कोशिका मतलब पादप कोशिका में, प्लांट सेल में स्टोर्ड फूड स्टार्च या मंड रहता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा अगर पूछेगा तो लगभग। उसका एनिमल में स्टोर्ड फूड क्या है? स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन। एनिमल में स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजेन और यहाँ स्टार्च। पांचवा बताइए, लाइसोसोम, लाइसोसोम इसको बोलते हैं लयन का, हिंदी में लयन का है। लाइसोसोम बताइए यहाँ पर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? पादप कोशिका में लाइसोसोम एब्सेंट है, यानी कि सीधे लिख दे तो एब्सेंट, एब्सेंट। और यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट। चलिए आगे चलिए, आगे सेंट्रोसोम या सीलिया या फ्लैजिला, सीलिया या फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला, यहाँ पर सीलिया फ्लैजिला एब्सेंट रहेगी और यहाँ पर सीलिया फ्लैजिला एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगी, सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद फिर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम प्लांट सेल में यानी पादप कोशिका में सेंट्रोसोम एब्सेंट और यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट। इसलिए साथ ही साथ लिखते चलिए, कोई समझने को उतना इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस दो चार अंतर है उसको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद साफ करें, फटाफट लिखिए। चलिए आगे है, देखिए इसमें जो न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, पादप कोशिका में न्यूक्लियस कोशिका के किनारे भाग में स्थित रहती है, जबकि जंतु कोशिका में मतलब मध्य में स्थित होती है, जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में स्थित और यहाँ पर किनारे में स्थित रहता है। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेल के किनारे में स्थित होती है और यहाँ पर सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर फाउंडेशन बैच में पढ़ाएंगे जब स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी तो एग्जाम के लिए मतलब पढ़ा रहे हैं, जो कि जल्दी जल्दी एग्जाम आने वाला है उस हिसाब से। चलिए पॉइंट आगे है, केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक न्यूक्लियस प्लांट सेल में क्या, कोशिका के, कोशिका के किनारे भाग में स्थित रहता है, किनारे भाग में जाके, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है स्थित, ठीक है। यहाँ पर केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस कोशिका के, कोशिका के मध्य भाग में स्थित रहता है, किसमें? एनिमल सेल में, कोशिका के मध्य में स्थित, ठीक है, यहां तक लिख लिया। चलिए एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है, देखिए प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, ठीक है। क्यों फोटोसिंथेसिस होगी? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सनलाइट की मतलब प्रेजेंट में यूरिया मतलब भोजन तैयार करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, इसी फोटोसिंथेसिस ये खाना तैयार करता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वहाँ एब्सेंट रहता है, प्लास्टिक एब्सेंट है, जो कि फर्स्ट पॉइंट में हम लिखाए थे। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, की क्रिया नहीं होगी। चलिए यही अंतर था।
ठीक है। ये टाइप्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल में पादप कोशिका और एनिमल जंतु कोशिका में जो अभी हम 9 अंतर लिखा है, यही 9 अंतर है। और भी अंतर होगा 2-4, तो लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये जो लिखा है इसमें 1-2 क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनता है। इससे आगे बनता है फिर सेल ऑर्गेनिल्स है, फिर सेल वॉल है, वहां से फिर सेल मेम्ब्रेन है जो अभी हम पढ़ाएंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब अभी हम पढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आगे फिर कोशिका की संरचना पे मतलब चलते हैं। चलिए, लिख लिए होंगे, मुझे लगता है कि आप लोग अभी लिख लिए होंगे। नहीं लिखे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए फिर लिखिए। चलिए आगे साफ करते हैं। कोशिका की क्या हम पढ़ेंगे, एक बार संरचना पढ़ लेते हैं, यानी कि कोशिका में क्या क्या आवरण है और मतलब क्या नहीं है, तो देख लेते हैं चार्ट्स के माध्यम से। चार्ट के माध्यम से अभी हम कोशिका एक बार बता दे रहा हूँ ओवरऑल। चलिए लिखते हैं कोशिका संरचना पे। चलिए तैयार है। कोशिका संरचना, कोशिका संरचना जिसको बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना। देखिए डायग्राम तो अभी हम नहीं यहाँ पर दे रहा हूँ, डायग्राम बाद में बताएंगे। यहाँ पर अगर हम कोशिका के बारे में देखते हैं तो कोशिका में 3 होता है। सबसे पहला सेल बाउंड्री होता है, कोशिका आवरण मिलेगा। जैसे हम कोशिका को बाहर से देखेंगे तो पहला मिलेगा कोशिका की आवरण, जिसको बोलते हैं सेल बाउंड्री या कोशिका आवरण, कोशिका आवरण। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल बाउंड्री। अब देखिए बाउंड्री तो पहले मिलेगा ना, सेल बाउंड्री, कोशिका आवरण मिलेगा। एक कोई कोशिका ले लीजिए, एनिमल कोशिका या फिर प्लांट पादप कोशिका। जब कोशिका का हम देखेंगे उसको, फिर अगर हम कोशिका बाहर से अंदर जा रहे हैं तो 3 लेयर मिलेगा। फर्स्ट में मिलेगा क्या, कोशिका आवरण। जैसे हम ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सेल है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा और यहाँ पे एक छोटी सी न्यूक्लियस होगा। ठीक, मान लीजिए अब हम इस सेल को पढ़ रहे हैं। इस सेल को जब बाहर से आएंगे तो ये जो बाउंड्री मिलेगा, ये बाउंड्री मिलेगा, इसी को क्या कहते हैं, कोशिका आवरण या सेल बाउंड्री। ठीक है, जब ये सेल बाउंड्री में बाहर क्या मिलेगा, बाहर अगर किसी में मिलेगा सेल वाल, सेल वाल सब में नहीं रहता है। सेल वाल प्लांट सेल में तो रहता है, एनिमल सेल में नहीं रहता है। तो सेल वाल पहले मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा कोशिका आवरण में सेल वाल, सेल वाल मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी। ठीक है, कोशिका भित्ति, ये हम ऐसे ड्रॉ किए थे। हम अगर बाहर से जा रहे हैं अंदर की ओर जा रहे हैं तो पहले क्या मिलेगा, कोशिका आवरण। कोशिका आवरण में 3 लेयर होता है, पहला मिलेगा सेल वाल, लेकिन सेल वाल सब में प्रेजेंट नहीं है। पादप कोशिका में प्रेजेंट है, एनिमल कोशिका में नहीं। तो पादप कोशिका में तुम्हें मिलेगा, एनिमल कोशिका में नहीं मिलेगा। चलिए कोशिका सेल वाल मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स कहाँ मिलेगा, जैसे बैक्टीरिया वगैरह से, ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स। उसके बाद जैसे अंदर हम जाएंगे ग्लाइकोकेलिक्स का दर्शन होगा, यानी कि यहाँ चिपके रहता है, यानी किसी बैक्टीरिया वगैरह सब में। ठीक है, लेयर एक बना रहता है, उसी लेयर को कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। इस तरह से आवरण रहेगा। ठीक, उसके बाद ग्लाइकोकेलिक्स मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में लिखते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली।
3 मिलेगा। हम क्या बोले कि कोशिका संरचना पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे बाहर मिलेगा कोशिका आवरण। जैसे बाहर से अंदर क्या जाएंगे तो कोशिका आवरण में पहला मिलेगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। हालांकि ये सभी सेल में प्रेजेंट नहीं है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। उसके बाद ग्लाइकोकेलिक्स, किसी किस्म ग्लाइकोकेलिक्स मिलेगा इसे। उसके बाद अब किस में नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा वो तो विस्तार से जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। फिर उसके बाद मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिका में मिलेगी, जितनी भी कोशिका है सब में सेल मेम्ब्रेन का दर्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ऐसे हम नॉर्मली ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलिए ये जब मिल गया, ये कोशिका आवरण खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा द्रव्य, यानी कि कोशिका द्रव जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह। अब कोशिका द्रव में सेल ऑर्गेनिल्स क्या होगा, फ्लोट होगा। जैसे मान लीजिए ये कुछ भी मतलब ऑर्गेनिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सब क्या मिलेगा यहाँ पर कोशिका द्रव में मिलेगा। तो दूसरा पार्ट आपको क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी किसको बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मिल गया। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं कि वैसे मतलब द्रव्य, ठीक है, जो मेम्ब्रेन सेल बाउंड्री, यानी कि सेल बाउंड्री क्या है, कोशिका आवरण, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जितनी फ्लूइड है उसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। उसके बाद अंदर जाएंगे तो मिलेगा न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं केंद्रक। बेसिक से पूरा पढ़ाए, न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, अब कोशिका द्रव में दो टाइप का होता है। एक तो मान लीजिए बहुत सारे इसमें सेल ऑर्गेनिल्स है, कुछ और मान लीजिए, ठीक है, इस तरह बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स है। कुछ ऐसे मतलब साइटोप्लाज्म जो जिसमें सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं है, स्पेस है, उसको बोलेंगे साइटोसोल, जो अब हम लिख रहे हैं। क्या बोले, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। अब दो इसमें होता है, साइटोप्लाज्म दो भाग में, एक तो होता है साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा यहाँ मिलेगा आपको ट्रोफोप्लाज्म, बस लिख लीजिए ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म उस साइटोप्लाज्म के उस भाग को कहेंगे जहां पर सेल ऑर्गेनिल्स या नॉन लिविंग इंक्लूजन्स प्रेजेंट नहीं है, यानी खाली स्पेस को साइटोसोल बोलेंगे। लेकिन ट्रोफोप्लाज्म में क्या होगा, ट्रोफोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का वो भाग है जहां पर सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है, जहां पर सेल ऑर्गेनिल्स जिसको बोलते हैं कोशिकांग, कोशिकांग प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ट्रोफोप्लाज्म कोशिका द्रव का वो भाग है जिसमें सेल ऑर्गेनिल्स कोशिकांग प्रेजेंट है तथा अंतर्विष्ट अंतर्विष्ट पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोला जाए तो नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिट्रोप्लाज्म। ठीक है, डिट्रोप्लाज्म फिर से लिख दे रहा हूँ, डिट्रोप्लाज्म। ठीक है, अंतर्विष्ट पदार्थ मिलेगा, डिट्रोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनिल्स, यानी फिर से एक बार समझिए, कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव न्यूक्लियस और किसके, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला द्रव वाले पार्ट को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव दो हुआ पार्ट होता है, फिर साइटोसोल होता है, एक ट्रोफोप्लाज्म होता है। साइटोसोल जिसमें कोई भी सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है, यानी कि फ्री स्पेस को साइटोसोल कहेंगे। और ट्रोफोप्लाज्म जहाँ मतलब सेल ऑर्गेनिल्स, जिसके मतलब जहाँ स्थित है सेल ऑर्गेनिल्स और अंतर्विष्ट पदार्थ। ये आपके कोशिका संरचना में इतना ही है। ठीक है, उसके बाद फिर सेल ऑर्गेनिल्स का पढ़ना होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब बहुत सारा चीज है जो पढ़ना होता है, बारी बारी से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आप इन मतलब सबको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, पता है आप लोग को? आप लोग को पता होगा कि सेल का मतलब सबसे पहले जो डिस्कवर किए कौन थे? रॉबर्ट हुक। जो कौन से सेल का डिस्कवर किए थे? डेड सेल का, यानी कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। वही रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका भित्ति की भी खोज की, यानी कि कोशिका भित्ति की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। तो यही कोशिका भित्ति का हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए कोशिका भित्ति किसका? सेल बाउंड्री का, कोशिका आवरण का भाग है। तो पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जहां पर किसी को लिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप सुन सकते हैं, तो लिखिए सुन के थोड़ा बहुत। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, इसके बारे में क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट, कोशिका भित्ति कहाँ प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है? जो कि पहले बताया था अभी, किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन प्लांट सेल में प्रेजेंट है। और एब्सेंट इन, सीधे लिख देते हैं एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, प्रेजेंट है कहाँ? प्लांट सेल में, और एब्सेंट कहाँ? एनिमल सेल में। दूसरा पॉइंट, रॉबर्ट हुक कोशिका भित्ति की खोज की। कोशिका भित्ति की खोज की। ठीक है, रॉबर्ट हुक कोशिका भित्ति की खोज की। यहाँ रॉबर्ट हुक को आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर कोशिका भित्ति, चलिए आगे क्या है? ये कोशिका भित्ति कैसा होता है? कोशिका भित्ति थिक होता है, यानी कि थिक। ठीक है, उसका रिजिड, ठीक है, रिजिड जिसको हम बोल सकते हैं कठोर, हार्ड, यानी कि ठीक है, थिक है, रिजिड है, नॉन लिविंग है कि लिविंग है, यानी कि डेड है। ठीक है, तो नॉन लिविंग बोल सकते हैं। नॉन लिविंग मतलब थिक है, रिजिड है, नॉन लिविंग है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में और, यानी कि ये अगर हम डेफिनेशन अगर दे तो क्या देंगे? डेफिनेशन कैसे देंगे? बैक्टीरिया, शैवाल, फंजाई और प्लांट्स की जीव द्रव के बाहर पाए जाने वाले ड्रीड और मतलब निर्जीव पदार्थ मतलब आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई जिसको बोलते हैं कवक। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साइंस का स्टूडेंट होगा ना। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी का थोड़ा दिक्कत ना होनी चाहिए। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्लांट्स की जीव द्रव यानी कि बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सीधे लिखिए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाने वाले कठोर ऐसे बोल दिया, रिजिड बोल दिया है समझने के लिए, निर्जीव, नॉन लिविंग आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। भित्ति कहते हैं।
देखिए कई क्वेश्चन यहाँ से बन गया, कोशिका भित्ति पर आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे। यानी कि यहाँ पर क्या बोला, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाने वाले कठोर निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कि कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, एल्गी में भी है, फंजाई में भी है, प्लांट्स में भी है, बट बने हैं अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज का बने हैं। यानी कि प्लांट्स बने हैं कोशिका भित्ति कुछ और मेटेरियल का बना होगा, फंजाई में कुछ और का बना होगा, एल्गी में कुछ और का बना होगा, और बैक्टीरिया में कुछ और का बना होगा, लेकिन सब में कोशिका भित्ति तो है। ठीक, ये चारों में, लेकिन एनिमल में नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए, आप आपके सामने एक क्वेश्चन है कि बताइए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि पौधों की मतलब पौधे में कोशिका भित्ति किसकी बनी है। ठीक है, तो एक लाइनर एग्जाम होता है, वन लाइनर, तो उसमें क्या है, सेल्यूलोज मार देते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन मतलब बना दिया जाए, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन दे दिया जाए ऑप्शन, मतलब इस तरह से, तब किसको चूज कीजिएगा, तो वो अभी हम बताने के लिए जा रहा हूँ। ये सब चीज तो बेसिक बता ही दिया कि प्रेजेंट किसमें है, प्लांट सेल में, एब्सेंट एनिमल सेल में। और रॉबर्ट हुक कोशिका भित्ति की डिस्कवर की थी। क्या होता है, थिक होता है, यानी कि थोड़ा मोटा होता है सेल मेम्ब्रेन से, रिजिड हार्ड होता है, कठोर होता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होता है। इसी कारण से क्या होता है, पौधा की रिजिड, पौधे के जो हम लोग टहनी पकड़ते हैं तो रिजिड होती है। नॉन लिविंग, बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसका नॉन लिविंग होता है, जो कि सेल वाल की बनी होती है। ठीक है, इसलिए कठोर भी होता है। जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्लांट्स की सेल वाल मेम्ब्रेन के बाहर जो पाया जाता है उसी को सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका भित्ति कहते हैं। बैक्टीरिया की मतलब सेल वाल अलग चीजों की बनी होती है, एल्गी का अलग चीजों से, और फंजाई के अलग चीजों से, जो हमें बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसको नोट कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट दे रहा, पौधों की कोशिका भित्ति, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। एक तो अगर ऑप्शन मिलेगा तो सेल्यूलोज का बता दोगे, सेल्यूलोज की बनी होती है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं, सेल्यूलोज की तो बनी ही होती है, साथ में और कुछ की बनी होती है, सेल्यूलोज। ठीक है, साथ में हेमी सेल्यूलोज की भी बनी होती है। देखिए आया ना नया पॉइंट, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। और साथ में पैक्टिन की भी बनी होती है, पैक्टिन की, पैक्टिन की, और साथ में प्रोटीन की भी बनी होती है, और प्रोटीन की बनी। तो प्रोटीन हम नहीं लिख रहे, बस तीन ही यही तक। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सेल्यूलोज रहता है। सेल्यूलोज हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए, हेमी सेल्यूलोज। ऐसे हिंदी इंग्लिश साइंस के लिए नहीं होना चाहिए, बायलैंग्वेज सही है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज है जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया सब जानता है, जीवाणु बहुत कम जानते हैं लोग, तो इसलिए पैक्टिन। ठीक है, तो पौधों की कोशिका भित्ति, प्लांट से मतलब प्लांट की कोशिका भित्ति कितने चीजों से बनी है, सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, पैक्टिन से और प्रोटीन से। लेकिन मैक्सिमम मात्रा में सेल्यूलोज की बनी होती है, मैक्सिमम में। इसलिए यहाँ स्टार लगा देते हैं कि अगर एक पूछा जाए कि पौधों की कोशिका भित्ति, ऑप्शन में एक आया तो सेल्यूलोज मारना है। अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन तैयार करके दे दिया जाए आपके सामने तो ये सब याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन में जैसे कि आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर अगर कभी पूछ दिया जाए इतना ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर अगर आप एक ऑप्शन मतलब याद करके गए सेल्यूलोज सेल्यूलोज, तो आप फंस जाइएगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी पढ़ाई कीजिए थोड़ा एक स्टैंडर्ड तरीका से पढ़ाई कीजिए। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। एक पूछा जाए तो सेल्यूलोज, नहीं तो ये तीनों याद रखना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले साफ करें। चलिए, और कोई पीछे से बताइए, एल्गी की सेल वाल किसकी बनी होती है, एल्गी यानी कि शैवालों की, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। दूसरा है शैवालों की, शैवालों की जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी, एल्गी की कोशिका भित्ति, थोड़ा माइंड पर जोर दीजिए, कोशिका भित्ति। अगर आप इधर उधर वन लाइनर पढ़ेंगे तब तो नहीं आएगा एक्चुअल रिजल्ट। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया, इसके बारे में बता दीजिए। बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं जीवाणु, जीवाणु की कोशिका भित्ति,
किसके बना होता है? कोशिका भित्ति। काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। उसके बाद बताइए फंजाई, जिसको कवक कहते हैं, बता दीजिए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपके सामने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, जल्दीबाजी में नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सोचिए। ठीक है, चलिए सवालों की कोशिका भित्ति मुख्यतः बहुत सारा बच्चा यहाँ बता रहा है कि सेल्यूलोज की बनी है। चलिए सही मान लेता हूँ कि सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन साथ में और किसी की बनी होती है, बताइए थोड़ा। सेल्यूलोज को तो यहाँ बहुत बता दिया है कि सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए उसके बाद गैलेक्टोज की भी बनी होती है। किसका? गैलेक्टोज। देखिए फंस गया ना। उसके बाद किसका? मैनोज आ गया। देखिए यानी कि एल्गी की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टोज और मैनोज की बनी होती है। यहाँ तो बता रहा था एक, अगर एक पूछा जाए तो सेल्यूलोज मारना है, एक पूछा जाए तो सेल्यूलोज मारना है। यानी कि एल्गी की कोशिका भित्ति एक पूछा जाए तो सेल्यूलोज मारना है, लेकिन जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा तो ये भी आएगा ऑप्शन में, तो याद रखना है, ठीक है। सेल्यूलोज, गैलेक्टोज और मैनोज की बनी। चलिए बैक्टीरिया कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? बस एक ऑप्शन, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये तो इसमें कोई ओलझोल नहीं है, कोई ओलझोल इसमें नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जितना हम 4 बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। फंजाई कोशिका भित्ति, इसमें फिर फंसिएगा। फंजाई कोशिका भित्ति कोई पीछे से बता रहा है कि काइटिन की बनी होती है। मैंने बताया ठीक है, काइटिन की तो बनी ही होती है, साथ में कोई और चीज की भी बनी होती है। काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। पॉली नीचे साफ कर दो। चलिए नीचे साफ कर दिया हूँ। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की तो बनी होती है, साथ ही पॉलीसेकेराइड की भी बनी होती है। अरे लिखने को पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की प्लस पॉलीसेकेराइड। काइटिन की इंग्लिश में लिखा हो, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड। लेकिन भैया यहाँ पर एक, अगर मान लियो ऑप्शन हम कहेंगे ना एक बता दो, वन लाइनर एग्जाम के लिए एक तो वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। क्योंकि काइटिन की मैक्सिमम अमाउंट काइटिन की होती है, थोड़ा बहुत पॉलीसेकेराइड की होती है। इसी तरह यहाँ पर सवालों में सेल्यूलोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है, फिर गैलेक्टोज, फिर मैनोज। इसी तरह यहाँ पर सेल्यूलोज की ज्यादा होती है, फिर हेमिसोलियर, पैक्टिन। लेकिन अगर जैसे बीपीएससी हुआ ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, तो तीनों ऑप्शन देता है, फिर अलग अलग तरीका से देता है, तो वहाँ पर ढूंढ के जो आपको मोस्ट मतलब आंसर लगे वो मारना है। चलिए यहाँ तक कोशिका भित्ति के जो भी इंपॉर्टेंट था वो इंपॉर्टेंट हम बता दिए। चलिए जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन को लेकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। किसी को अगर डाउट हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। या फिर कुछ दिनों में अगर चैट बॉक्स में हम कुछ बताएंगे किस तरह क्या करना है, डाउट किस तरह सॉल्व करेंगे। अभी तो चलने दीजिए जो चल रहा है। चलिए अब क्या पढ़ना है? सेल मेम्ब्रेन को लेकर। सेल मेम्ब्रेन जो बहुतों को पता होगा, तब पर भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ हम बताएंगे। क्या है? सेल मेम्ब्रेन दूसरा आवरण है। ग्लाइकोकेलिक्स यहाँ नहीं बता रहा हूँ, जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम तो बताएंगे ग्लाइकोकेलिक्स। कोशिका, कोशिका झिल्ली। अगर किसी को राइटिंग में थोड़ा परेशानियां दिख रहा होगा तो इसके लिए माफ कीजिएगा, धीरे धीरे बनेगा। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा कोशिका झिल्ली बारे में? कोशिका झिल्ली
या दूसरा नाम इसका क्या है? बहुत सारा नाम है, लेकिन हम कोशिका झिल्ली में अभी बताएंगे बहुत सारा नाम क्या है। कोशिका झिल्ली प्रेजेंट किस में होता है? तो प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी सजीव में प्रेजेंट होता है। जितना भी सजीव है सभी में क्या है? कोशिका झिल्ली प्रेजेंट है। दूसरा, हम अभी बताए थे कि सेल वॉल थिक होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? थीन होगा, पतली सी होगी, पतली, ठीक है, थीन पतली। उसके बाद ये लिविंग है, कैसा है? लिविंग, सजीव है, ठीक है, सजीव है। उसके बाद ये सेमी परम्यूएबल, जिसको चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। सेमी परम्यूएबल मतलब जिसको आने देने का मन होगा सेल मेम्ब्रेन उसको आने देगा, और जिसको नहीं आने देगा, मतलब मन होगा उसको नहीं आने देगा। यानी कि बहुत सारी चीज को आने भी दे सकता है, नहीं भी आने दे सकता है, इसके ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम, चयनात्मक पारगम, ठीक है, ये है सेमी परम्यूएबल। उसके बाद इसका अदर नाम काफी इंपोर्टेंट है, अदर नाम, अदर नाम इसका काफी इंपोर्टेंट है, अदर नेम। सेल मेम्ब्रेन का कई तरह से हम पुकार सकते हैं। कोई बोलता है प्लाज्मा लेमा, तो आपको समझना चाहिए सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। कोई आपको बोलेगा बायो मेम्ब्रेन, कोई बोलेगा यूनिट मेम्ब्रेन, कोई बोलेगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई बोलेगा और क्या अलग तरीका से बोलता है, तो अभी हम बता रहे हैं। पहला, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसका नाम सेल मेम्ब्रेन, एक तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कौन बोला था सबसे पहले? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन कौन बोला, तो ये भी याद रखिएगा, नगेली एंड क्रेमर, दो साइंटिस्ट मिलकर ने इसका नाम सेल मेम्ब्रेन रखा। कौन? नगेली और क्रेमर ने, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का नाम नगेली और क्रेमर ने सेल मेम्ब्रेन कहा। दूसरा है, इसका बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, को इसको प्लाज्मा लेमा भी बोला है। तो प्लाज्मा लेमा कौन नाम रखा? तो ये जे.क्यू. प्लवर, याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम जे.क्यू. प्लवर ना, जे.क्यू. प्लवर, J.Q.P.L.O.W.E.R, जे.क्यू. प्लवर ने सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहा। तीसरा इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तीसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चौथा नाम इसका बायो मेम्ब्रेन भी है, बायो मेम्ब्रेन भी है। देखिए कितना नाम आ गया, ठीक है। पांचवा नाम और है, पांचवा नाम है विनिट मेम्ब्रेन, जो कि हम दूसरा इंक लिखते हैं, विनिट मेम्ब्रेन। पांचवा इसका नाम है विनिट मेम्ब्रेन, विनिट मेम्ब्रेन। विनिट मेम्ब्रेन किसके द्वारा दिया गया? मॉडल में पढ़ेंगे विनिट मेम्ब्रेन किसके द्वारा दिया गया, तो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया, रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। देखिए याद करना है, दिया गया, ठीक है, रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। पहला अदर नेम में कितना आ गया? जैसे सेल मेम्ब्रेन किसने दिया? नेगेली व क्रेमर, क्वेश्चन मार्क। प्लाज्मा लेमा, जे.क्यू. प्लवर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन और विनिट मेम्ब्रेन। विनिट मेम्ब्रेन कौन दिया? रॉबर्टसन। विनिट मेम्ब्रेन कौन दिया? रॉबर्टसन, ठीक है ना? कई नाम। चलिए कुछ और लिखते हैं वहां पर, चलिए ऊपर लिख दो कुछ, चलिए ऊपर ध्यान दीजिएगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? मुख्यतः कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन के बना होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? यहाँ पर लिख दो लिपिड, चलिए लिपिड, लिपिड, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। एक ही चीज को प्रोटीन, आप बताइए लिपिड और प्रोटीन कितना परसेंट है? 12th के स्टैंडर्ड तक, 12वीं क्लास में आप बायो पढ़ोगे तब 12वीं क्लास के बायो में दे रखा है लिपिड कितना है, लिपिड 40% है। एनसीईआरटी में दे रखा है
प्रोटीन 60% है, लिपिड 40%, प्रोटीन 60%। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है वन लाइनर एग्जाम में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताइए प्रोटीन और लिपिड की रेशियो कितना है। इस तरह बोलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मतलब प्रोटीन और लिपिड की रेशियो, प्रोटीन इस टू लिपिड तो 3:2 होगा, या काटिएगा तो 3:2, ठीक है। कभी कभी उल्टा भी पूछेगा, लिपिड इस टू मतलब प्रोटीन तो 2:3 होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट, और कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। जब नीट एग्जाम में बनेगा तो यहाँ पर बनता है। चलिए उसके बाद अगर ग्रेजुएशन में जब पढ़िएगा तो लिपिड 40% रहता है, प्रोटीन 58.6% होता है, कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% होता है। तो हम ग्रेजुएशन लेवल का नहीं बताएंगे, फिर स्टैंडर्ड लेवल हो जाएगा, बता ही देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट यही याद रखना होगा। याद आप यही रखिएगा, थोड़ा और कुछ बता दे रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन काफी बनेगा यहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में क्या बताया है, जब आप जूलॉजी या कोई भी कहीं पे ऑनर्स करोगे या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, वहाँ बताया है कि प्रोटीन तो ठीक है, 60% के बारे में नहीं बताया है। चलिए क्या बताया यहाँ पर, लिपिड 40%, प्रोटीन 60%, एनसीईआरटी क्लास 12वीं तक बताया है। यहाँ पर और क्या है, यहीं पर कार्बोहाइड्रेट दे देगा, अरे सूखने दो पहले, ठीक है। लिपिड कितना 40%, प्रोटीन 60%, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के बात बता रहा हूँ, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट 1 से 2%, 1 से 2%। ये आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, लेकिन कितना है, केवल 1 से 2%, बहुत ही कम है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहती है, तो बोलना हाँ, अगर ऑप्शन में दे रखा 1% 2% तो मानना है 1 से 2%। चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट एक क्वेश्चन है। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन इस टू लिपिड की मात्रा कितना है, ठीक। प्रोटीन इस टू लिपिड बोले, आप जल्दी जल्दी बता दीजिए, प्रोटीन कितना है, आपको याद होना चाहिए, प्रोटीन कितना है 60% और लिपिड 40%, तो 60% इस टू 40 काट के आएगा 3:2, यानी कि 3:2 प्रोटीन इस टू लिपिड है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह से। चलिए कोशिका झिल्ली में यहाँ तक हम बता दिए। कल क्या पढ़ाएंगे, कल कोशिका भित्ति में कि इसका जो मॉडल दिया है, 3 मॉडल है, मॉडल के बारे में बताएंगे, जो एग्जाम की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉडल बताएंगे, उसके बाद फिर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बताएंगे। चलिए आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं।